हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम भारत दूरदर्शा नाटक के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जिसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानते हैं इसके दो प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी भी गद्यांश या पद्यांश का प्रसंग लिखते हैं तो उसमें हमें वह जो भी गद्यांश है या पद्यांश या काव्यांश जो भी है वो हमें किस निबंध से या किस कहानी से, उपन्यास से लिया गया है या किस कविता से लिया गया है, हमें ये बताना होता है। साथ ही साथ उसके लेखक कौन है और उसमें लेखक क्या कहना चाहता है, इसकी तरफ हमें इशारा सा करना होता है। व्याख्या में हम दिए गए अवतरण की संपूर्ण रूप से उसको समझा कर लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लिखते वक्त व्याख्या में हम कुछ भी लिख दें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमें अवतरण दिया गया है उसी को समझाकर हम पूरी तरह से व्याख्या को लिख सकें। और रही विशेष की बात, तो विशेष में हम प्रस्तुत अवतरण में लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है, उसकी क्या भाषा है, कौन सी शैली का प्रयोग लेखक ने किया है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में चलिए पहला मैं आज का गद्यांश पढ़ने जा रही हूँ, जो हमने आज के दोनों अध्याय दोनों गद्यांश ही भारत दूरदर्शा नाटक से लिए हैं। महाराज, फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज ना रहा पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोष परम सुखम, रोटी ही को सरहा सरा के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते हैं। निरुदम्यता ने भी संतोष की को बड़ी सहायता दी है। इसमें दोस्तों जो भारत की दुर्दशा हो गई थी उसके विषय में बताया गया है कि किस प्रकार भारत की दुर्दशा क्यों हो रही है, उसके बारे में लेखक ने इस अवतरण के जरिए हमें बताया है। इसका प्रसंग है वही प्रस्तुत गद्यांश नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। यह उनके नाटक भारत दुर्दशा के तीसरे अंक से लिया गया है। दोस्तों, भारत दुर्दशा इसमें सत्यानाश फौजदार से पूछता है, यानी कि भारत की जो दुर्दशा है वो इस देश को सत्यानाश करने वाले किसी से पूछती है, फौजदार से, कि मेरा काम सरल किस किसने किया, यानी कि और किस किसने भारत को दुर्दशा तक पहुंचाने में योगदान दिया। तो ऐसे में लेखक ने कहा है कि जो सत्यानाश फौजदार है वो भारत दुर्दशा से अपनी बात बताता हुआ कहता है। इसकी अब मैं व्याख्या पढ़ने जा रही हूँ। दोस्तों, महाराज, जो ये सत्यानाश फौजदार है जिसे लेखक ने एक इंसान का रूप दिया है और भारत दुर्दशा को भी एक, कि वो इससे बात कर रही है कि किस वजह से हमारा देश भारत की ये इतनी दुर्दशा हो रही है। भारत दुर्दशा उससे पूछता है तो वो बताता है कि महाराज, भारत को इस स्थिति तक पहुंचाने में संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन भी कम जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने राजा प्रजा सभी को अपना शिष्य बना लिया, यानी कि चाहे देश में कोई भी हो, राजा हो प्रजा हो, सब छोटी छोटी चीजों से ही संतुष्ट रहने लग गए हैं। और हिंदुओं ने तो अपने जीवन का मुख्य कार्य ही सिर्फ पेट भरना बना लिया है। देश में क्या हो रहा है इसकी चिंता उन्हें अब बिल्कुल भी नहीं है। वे इसी से संतोष कर लेते हैं कि राजा से उनको पेंशन तो मिल रही है, चलो कोई बात नहीं, यदि रोजगार नहीं मिला तो उसे खोजने का भी प्रयास नहीं करता कोई बात नहीं, सूद तो है जिससे हमें दोनों वक्त की रोटी तो मिल रही है, और जिसको संतोष प्राप्त हो उसे किसी अन्य धन को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे विचार से तो संतोष तथा निरुदम्यता का मतलब होता है काम ना करने की इच्छा, तो इन दोनों ने भारत पर बड़ा उपकार किया है। यानी कि इस देश के जो लोग हैं वो अब उद्यम यानी कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो कम से ही जो भी उनके पास है रोटी खाने को मिल रही है सो उसी से सिर्फ वो संतुष्ट हो जाते हैं। और आज जो भारत में व्यापार नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है तो इसका कारण है कि भारत के लोग निरुद्यम्य हो गए हैं, यानी कि वो व्यवसाय या कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो भारत है, ये भारत की जो ये दशा है दिन पर दिन खराब होती
जा रही है। अब इसमें अवतरण में लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है? दोस्तों, संतोष संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन एक अच्छी भावना है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से निष्क्रियता भी आती है। असंतोष यदि हमारे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो हम अपने को उसको पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। तो असंतोष व्यक्तित्व का निर्माण तो करता है, पर जहाँ संतोष आ जाता है, जहाँ सेटिस्फेक्शन आ जाता है, वहाँ इंसान जड़ बन जाता है। इसी कारण इसका दूसरा नाम अकर्मण्यता है, यानी कि कुछ ना कार्य करने की इच्छा। पेंशन या सूद खाकर जीवन यापन करना ऐसे ही संतोषी व्यक्तियों को भाता है। उद्यमी व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उन्हें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, वो मेहनत करके ही, कोशिश करके ही खाना खाएंगे। संतोष के कारण ही मनुष्य में निरुद्यम्यता आती है, यानी कि काम ना करने की इच्छा आती है। दूसरा है राज ना सही पेंशन ही सही, यानी कि हमारा देश में हमारा राज है या नहीं है, इससे हमें क्या मतलब है, लेकिन हमें तो बैठे बैठे अंग्रेज पेंशन दे रही हैं। अंग्रेजों ने देश के कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर उनके राजाओं की पेंशन बांधी थी, और इसी बात पर इस अवतरण में लेखक ने व्यंग्य किया है कि पहले यहाँ के लोग पेंशन जानते भी नहीं थे, और यह दुर्गुण भी अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश भारत में लाया गया है। अब मैं जो दूसरा अवतरण पढ़ी हूँ, ये भी हमने भारत दूरदर्शन नाटक से लिया है। फिर महाराज, जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। इसमें सब जगह व्यंग का प्रयोग किया है लेखक ने दोस्तों, दोनों गद्यांश में ही। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और होटल के इतने गोले मारे कि बंटा धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। घूस निकल पड़ी मोटा भाई, बनाकर मोड़ लिया। तो दोस्तों, हमारे देश को बर्बाद किसने किया? ये चार चीजों ने। अपव्यय यानी कि बिना बात का खर्चा, अदालत यानी कि कुछ ना कुछ गलत काम होना जिसकी वजह से फिर अदालत, फैशन और सिफारिश की वजह, सिफारिश के लिए कुछ भी करेंगे। इन सब चीजों ने भारत दुर्दशा को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वही इसका प्रसंग है कि ये जो संवाद है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दूरदर्शन नाटक के तीसरे अंक से लिए गए हैं। इसमें भी भारत दूरदशा सत्यानाश फौजदार से पूछता है, मेरा काम सरल और किस किसने किया? यानी और किस किसने भारत को दुर्दशा तक पहुंचाने में योगदान दिया? सत्यानाश फौजदार भारत दुर्दशा से अपनी बात बताता हुआ क्या कहता है, उसको हम जानते हैं व्याख्या में। महाराज, मैंने धन की बची सेना को लड़ाई में लड़ने के लिए भेजा। उस सेना में बड़े बड़े वीर थे, लड़ने में बहादुर थे। बेफिजूल खर्च ने, अदालत ने, फैशन ने और पैसे के बल पर लड़ने एवं काम कराने वाले को फौज में चारों तरफ अपनी सेना ने सारी दुश्मन की फौज को बर्बाद कर दिया, अर्थात उन्हें इधर उधर बिखेर दिया। यानी कि बिना बात के खर्चे, ऊपर से फिर ये फैशन और गलत काम करना, फिर अदालत में सिफारिश, इन सब की जब मैंने फौज भेजी, इन सब को मैंने भारत में भेजा, तो लोग जो है वो इधर उधर हो गए और पैसे के लालची बन गए, और इसी वजह से वो भारत दुर्दशा का कारण बनते गए। बेफिजूल खर्चे, इतने बेफिजूल खर्चे लोग करने लगे कि उसने लूट मचा दी बेफिजूल खर्चों ने, और अदालत ने भी फिर मौके का फायदा उठाया और खूब धन कमाया। जो फैशन के नाम पर इतने मोटे मोटे बिल होने लग गए, फैशन के बिलों एवं जोड़ के इतने गोले मारे कि हर तरह से बंटाधार कर दिया, और फिर हर तरफ लूट मची हुई थी। साथ ही साथ भारतीय तोहफे, घूसखोरी तथा सिफारिश ने भी खूब धूम मचा रखी है। दोस्तों, लेखक ने इस पे भारत दुर्दशा को लेकर काफी करारा व्यंग्य किया है कि भारत की जो दुर्दशा है उसके पीछे क्या कारण है, किस तरह लोग दुर्दशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके ही बारे में लेखक व्यंग करके कहते हैं। अपना ही पैसा लुटाते रहे, एक तो यह और झगड़ेबाजी में पड़े रहे। इन सब चक्कर में भारतीयों की धन रूपी सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी नहीं बच पाई। यानी कि धन था जो भारत का, वो भारत से
भागता गया और भागते भागते आखिर में वो इंग्लैंड पहुंच गया। अब जब धन नहीं रहेगा तो भारत क्या कर लेगा? उसको इस तरह हमने अपनी अपव्यय, बेकार के खर्चे, अदालत, फैशन और सिफारिश के विरोध से पराजित कर दिया और भारत को दुर्दशा की ओर धकेल दिया। तो दोस्तों, किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के के जब उन ये लिख रहे थे नाटक, उस समय किस तरह से भारत दुर्दशा की ओर बढ़ रहा था, इस पर लेखक ने कितना करारा व्यंग अपने इन दोनों गद्यांशों के माध्यम से किया है। अब हम जानते हैं इस अवतरण में लेखक विशेष तौर पर क्या कह रहे हैं। अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश धन विनाश के प्रमुख साधन हैं। ये एक ऐसे, मतलब जिस घर में ये सब आ जाते हैं वहां धन कैसे बचेगा, हाँ कैसे तरक्की होगी, इसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। और इन सब से क्या होता है, एक ओर तो निरुद्यम्यता बढ़ती है, दूसरी ओर इसके कारण रहा सहा भारत का वैभव भी नष्ट हो गया, क्योंकि भारत का पैसा बाहर जाने लग गया था इस वक्त। इस अवतरण की भाषा सहज और सरल है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा के दो गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।